कितना बदला है। नमस्कार, हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में मैं साइमा खान आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना, जो अगले आधे घंटे में आपको सांकेतिक भाषा में समाचार समझाएंगी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। प्रधानमंत्री का गुजरात में प्रचार का दूसरा दिन। आणंद, सुरेंद्रनगर और जूनागढ़ में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि शहजादे को पीएम बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला। भाजपा के लिए अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने भी संभाली कमान। अमित शाह ने कहा कि कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को भगाने में कांग्रेस का हाथ। पूछा, फर्स्ट फेज के चुनाव तक कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने क्यों नहीं खोला केस। चुनावी रण में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी कर्नाटक में तो प्रियंका गांधी की छत्तीसगढ़ में हुंकार। सुनीता केजरीवाल ने गुजरात में की जनसभा। आगामी चरण के लिए दिग्गजों का नामांकन जारी। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान और संबलपुर लोकसभा सीट से धर्मेंद्र प्रधान का नामांकन। तो बारामूला लोकसभा सीट से 20 साल बाद उमर अब्दुल्ला ने भरा पर्चा। देश भर में कई जगहों पर भीषण गर्मी और लू ने लोगों का जीना किया मुहाल। वहीं अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार। तेलंगाना में गर्मी की वजह से वोटिंग टाइमिंग बढ़ा। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज शीर्ष पर मौजूद राजस्थान रॉयल्स के सामने होगी सनराइजर्स हैदराबाद की चुनौती। हैदराबाद के पास ये मैच जीतकर शीर्ष 4 में जगह बनाने का मौका। और अब समाचार विस्तार से। और सबसे पहले बुलेटिन में बात करते हैं 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री ने जूनागढ़ में चुनावी जनसभा में कांग्रेस के दोहरे मानदंड पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि संविधान की बात करने वाले सिर्फ ढोंग करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि देश में कांग्रेस के शासनकाल के दौरान 2 संविधान लागू थे। एनडीए सरकार ने आकर अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की राजनीति को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि सत्ता स्वार्थ के लिए कांग्रेस देश को जाति, धर्म, वेशभूषा के आधार पर बांटना चाहती है। कांग्रेस के एक सांसद दक्षिण भारत को अलग करने की मांग कर रहे हैं। देश को इतना बांटा, कितना बांटोगे? राजनीति इतनी गिर गई है आप लोगों की। इंडिया अलायंस की पार्टनर पार्टियां भी विभाजन की बात करती है। साथियों, कांग्रेस के लोगों को विभाजन की मानसिकता विरासत में मिली हुई है। एक कांग्रेस ही है जिसने सत्ता के लिए देश का विभाजन तक स्वीकार कर लिया था। तमिलनाडु के पास एक पूरे का पूरा आइलैंड, कच्चातीव द्वीप, ये कांग्रेस सरकार ने देश आजाद होने के 30 साल के बाद पड़ोसी को दे दिया। ऐसे ही अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी हो ऐसे ही दे दिया, लो ले जाओ, मौज करो। और ये सच्चाई अभी सामने आई है कि कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिया था कि उस
द्वीप पर उस टापू पर कुछ नहीं है, कोई रहता नहीं है, क्या जरूरत है, ले जाने दो। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी सोच वाले जो लोग हो, मैं तो सोच करके कभी कभी कांप जाता हूं, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो उन्हें गुजरात के गौरव की चिंता वो लोग न करते और मेरा जूनागढ़ भी पाकिस्तान के पास चला गया होता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सुरेंद्रनगर में विश्व में भारत के बढ़ते हुए गौरव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज बड़ी कंपनियों में भारत में निवेश करने के लिए होड़ मची है। उन्होंने कहा कि भारत आज आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आतंकवादियों को भेजने वालों को पता है कि भारत अब घर में घुस कर मारता है। पीएम ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राम और शिव में बंटवारा करने पर आड़े हाथों लिया। अब कांग्रेस ने हिंदुओं की आस्था में भी भेद करने का दुस्साहस शुरू किया है। कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने एक बड़ा गंभीर विषय छेड़ा है और उन्होंने कहा है भगवान राम और भगवान शिव, उसके संबंध में बड़ा खतरनाक बयान दिया है और वे बद-इरादे से दिया गया हुआ स्टेटमेंट है। हिंदू समाज को बांटने के लिए खेल खेला गया है। वो राम भक्तों को और शिव भक्तों में भेद देखते हैं, भेद करते हैं और भेद करके लड़ाना चाहते हैं। हजारों हजारों साल से चली आ रही हमारी महान परंपरा, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, अरे मुगल भी इसे तोड़ नहीं पाए थे मल्लिकार्जुन जी। अब कांग्रेस तोड़ना चाहती है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस और कितना नीचे जाएगी। और कांग्रेस के शहजादे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पाकिस्तान उतावला है। ये बात आज प्रधानमंत्री ने गुजरात के आणंद में अपनी चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी को घेरते हुए कही। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश में सूक्ष्म दर्शक यंत्र से भी कांग्रेस को खोजना मुश्किल हो रहा है। मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजेर बोजेर में टाइम खराब नहीं करते। आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। और साथियों, संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। भाइयों और बहनों, देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए,
उनको कमजोर सरकार चाहिए और ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में 26/11 को आतंकी के हमले के समय थी ना, वैसी कमजोर डोजियर भेजने वाली है। प्रधानमंत्री ने ये बात पाकिस्तान के पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री चौधरी फवाद हुसैन के सोशल मीडिया पोस्ट के संदर्भ में कही। चौधरी फवाद हुसैन ने 1 मई को एक्स पर राहुल गांधी के एक वीडियो भाषण को राहुल ऑन फायर लिखकर रीपोस्ट किया था और इस वीडियो के रीपोस्ट होने के बाद से ही भाजपा ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालविया ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला किया। अमित मालविया ने कहा कि इमरान खान कैबिनेट में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रह चुके चौधरी फवाद हुसैन राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पाकिस्तान में चुनाव लड़ने की योजना बना रही है? मुस्लिम लीग की छाप वाले घोषणा पत्र से लेकर सीमा पार से जोरदार समर्थन तक पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का गठबंधन इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता है। और भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आज ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। ये रिश्ता क्या कहलाता है राहुल गांधी? पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का हाथ। आज जिस प्रकार से पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री जो भारत के खिलाफ आमूमन जहर उगलते हैं, वो यदि राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि जो कांग्रेस पार्टी ने इतने वर्षों तक पाकिस्तान परस्ती की है, मणिशंकर अय्यर गए थे पाकिस्तान कि मोदी जी को हटाना है, समर्थन दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अभी हाल ही में लगाए गए कांग्रेस के एक नेता के द्वारा। जब भी पाकिस्तान पर आतंकवाद के आरोप लगते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनकी पैरवी करने पहुंच जाती है। 370 सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, पुलवामा, 26/11, हर जगह पाकिस्तान के बचाव में कांग्रेस पार्टी स्टैंड लेती है। और उल्लेखनीय है कि चौधरी फवाद हुसैन ने राहुल गांधी की तारीफ करने के बाद से सोशल मीडिया पर फवाद हुसैन के पुलवामा से जुड़ा बयान भी वायरल हो रहा है। हुसैन ने पाकिस्तान की संसद में पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ स्वीकार किया था और इसे पाकिस्तान के लिए गर्व की बात बताया था। जाहिर है राहुल गांधी के प्रति पाकिस्तान के सियासतदानों में इस हमदर्दी को देखते हुए अब भाजपा हमलावर है। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मसले पर कांग्रेस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पूरी पार्टी ने इस पर चुप्पी साध रखी है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बरेली रैली में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। ये चुनाव देश के अर्थव्यवस्था को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनाने का चुनाव है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे देश के अर्थतंत्र को संसार का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाने का चुनाव है। ये चुनाव 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का चुनाव है और ये चुनाव आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का चुनाव है। और आपको बता दें कि भाजपा ने अपनी 17वीं सूची जारी कर दी है। और एक बार आपको बता दें कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी 17वीं सूची जारी कर दी है। रायबरेली से दिनेश प्रताप सहित कई नामों को इसमें शामिल किया गया है। आपको बता दें कि भाजपा ने 17वीं सूची अपनी जारी की है।
इसमें रायबरेली से दिनेश प्रताप सहित कई नामों को शामिल किया गया है और इसी पर और ज्यादा मालूमात हासिल करने के लिए अपने संवाददाता शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, 17वीं सूची जारी हो गई है, क्या पूरी तफसील है आपके पास? 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का इंतजार हो रहा था उत्तर प्रदेश में, जिसमें कल नामांकन की आखिरी तारीख है, यानी कल नामांकन खत्म हो रहा था। तो ऐसे में रायबरेली और कैसरगंज ये बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर बहुत चर्चा थी कि आखिर बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाएगी। कैसरगंज में सुबह ही इस तरह के संकेत मिले थे कि जो निवर्तमान सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, उनकी जगह पर उनके बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बीजेपी ने आज अब इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है, सूची जारी हो गई है। उसमें कैसरगंज से करण भूषण सिंह बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं और साथ ही साथ दिनेश प्रताप सिंह जो एमएलसी रहे हैं रायबरेली में एक प्रमुख नेता के तौर पर बीजेपी की उनकी पहचान रही है, उनको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो अब उत्तर प्रदेश की सभी सीटों से एक तरह से देखें बीजेपी या उनके सहयोगी दलों के उम्मीदवारों का नाम ऐलान हो गया है। सिर्फ 2 सीटों पर पहले से ही हम जानते हैं कि ये स्थिति साफ नहीं थी अब तक कि कौन उम्मीदवार होगा, और सुबह जब ये संकेत मिले और स्पष्ट तौर पर कैसरगंज में से करण भूषण शरण सिंह का नाम सामने आया, तब ये कहा गया कि थोड़ी देर में इनके नाम का ऐलान किया जा सकता है। और अब से थोड़ी देर पहले कैसरगंज लोकसभा से करण भूषण सिंह को टिकट दे दिया गया है, यानी जो निवर्तमान सांसद है बृजभूषण शरण सिंह, उनकी जगह पर करण भूषण सिंह वहां से अब उम्मीदवार बनाए गए हैं। और दूसरी रायबरेली बहुत हाई प्रोफाइल सीट है, वहां से दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो अब बीजेपी उत्तर प्रदेश में आप देखें तो सभी सीटों पर अपना उम्मीदवारों का एक तरह से ऐलान कर चुकी है, जो बाकी बची सीटें थी। तो ये कल से ही चर्चा थी कि अब नामांकन का जब आखिरी दिन नज़दीक आ गया है, यानी सिर्फ एक दिन बचा है, कल ही नामांकन की आखिरी तारीख है, कैसरगंज में हो या फिर अमेठी की बात करें, तो ऐसे में अब ज़्यादा समय नहीं है, यानी आज बीजेपी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। तो हमने देखा कि दोनों सीटों पर कैसरगंज लोकसभा हो या फिर रायबरेली, बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। जी शैलेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कैसरगंज और रायबरेली जिनके नामों में आज उम्मीदवारों का नाम ऐलान हुआ है, कितने अहमियत रखती हैं और क्यों इसकी बहुत ही लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था? देखिए, ये 2 ऐसी सीटें थी जिन पर नामांकन की तारीख अब खत्म होने जा रही थी कल, और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ था। तो ऐसे में सभी की निगाहें थी। दिलचस्प बात है कि कैसरगंज में आधिकारिक तौर पर देखें तो समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया हुआ था। अब बसपा ने जरूर आज वहां पर अपने उम्मीदवार के सुबह नाम ऐलान किया। तो ऐसे में कैसरगंज पर ये निगाहें थी कि क्या निवर्तमान सांसद बृजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलेगा या फिर उनकी जगह पर कोई नया प्रत्याशी मैदान में होगा। और सुबह इस बात के स्पष्ट तौर पर संकेत मिल गए थे कि करण भूषण सिंह को बीजेपी वहां पर उम्मीदवार बनाने जा रही है, यानी बृजभूषण शरण सिंह को वहां पर टिकट नहीं दिया जा रहा है। दूसरी रायबरेली इसलिए महत्वपूर्ण, हम जानते हैं कि सोनिया गांधी वहां से सांसद चुनकर 2019 में आई थी और वो राज्यसभा से अब सांसद बन चुकी हैं। और ऐसे में निगाह थी कि रायबरेली से कांग्रेस की तरफ से कौन लड़ेगा, और बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया था, लेकिन अब बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह के नाम का ऐलान कर दिया है, जो एक तरह से देखें कि बीजेपी में आए थे और एमएलसी भी रहे, रायबरेली के एक प्रमुख नेता के तौर पर उनको जाना जाता है। तो निश्चित तौर पर अब जिन सीटों, बची हुई सीटों पर जो एक सस्पेंस की स्थिति थी कल तक, वो साफ हो गई है। जी, वो साफ हो गई है। शैलेंद्र, थोड़ा सा और दिनेश प्रताप सिंह के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। रायबरेली से इनको उम्मीदवार बनाया है, तो क्या इनके बारे में थोड़ा सा और बताएं? देखिए, हम जानते हैं कि रायबरेली पर यह चर्चा है कि गांधी परिवार से उम्मीदवार आ सकता है और आधिकारिक ऐलान होना एक बाकी है। दिनेश प्रताप सिंह का एक लंबा एक तरह से कहें तो राजनीतिक जीवन है। बीजेपी में भी आप एक तरह से देखें तो कुछ समय से हैं, इससे पहले कांग्रेस में रहे हैं और एमएलसी रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी एक पहचान रही है रायबरेली में। तो ये बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, ये बहुत इंतजार किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि कोई बाहरी उम्मीदवार ना उतारकर बीजेपी किसी स्थानीय चेहरे, प्रमुख चेहरे पर, किसी स्थानीय विधायक पर या किसी स्थानीय बड़े चेहरे पर भरोसा जता सकती है। और वही देखने को मिला है कि दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी ओर कैसरगंज इसलिए चर्चा में थी कि बृजभूषण शरण सिंह एक तरह से देखें तो विवादों में काफ़ी नजर आ रहे थे और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि
वहां पर बीजेपी नए उम्मीदवार को सामने मैदान में उतारेगी और हमने देखा करण भूषण सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसील के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने अपनी 17वीं सूची जारी कर दी है और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है भारत को आतंकवाद से मुक्त भारत बनाना, और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का है मतलब है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी जमीन पर रखना। देख लिया, बैठ जाओ भाई, बैठ जाइए बहने। ओ भाई, नहीं खड़ा करना है, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। पीछे सबको देखने में तकलीफ पड़ती है, बैठ जाओ। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने ज्ञान की आराधना की शुरुआत की है। ज्ञान से मतलब है गरीब, युवा, किसान और मातृशक्ति, नारी शक्ति, ये चारों क्षेत्रों में मोदी जी ने ढेर सारी प्रगति। बहन जी बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, देख लिया आपको। भाई तुम भी बैठ जाओ, फोटो ले लिया है, बैठ जाओ भाई। मोदी जी ने ये चार वर्गों के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश की राजनीति को परिवारवाद और जातिवाद से बांट कर रखा था। मोदी जी ने विकास के माध्यम से देश के हर तबके को एकत्रित कर उत्तर प्रदेश को विकसित करने का काम किया है। भाई और बहनों, 2014 में मोदी जी आए, आपने 73 सीटें दी, 19 में आए 64 सीटें दी, मगर इस बार 73 और 64 से नहीं चलेगा। 24 में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देना है। भाई और बहनों, सीतापुर वालों, मुझे बताओ कि राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये सपा, बसपा, कांग्रेस 70 साल तक राम मंदिर को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा, सोनिया गांधी, डिंपल बहन, अखिलेश जी, ये सभी को ये प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला, मगर वो वहां नहीं गए। क्यों नहीं गए मालूम है आपको? उनको उनकी वोट बैंक का डर लगता है, वोट बैंक का। उनकी वोट बैंक आप नहीं हो भाई। उनकी वोट बैंक कौन है बताओ जरा, बताओ जोर से, जानते हो ना? उनकी वोट बैंक कौन है जानते हो? ये तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सपा, बसपा, कांग्रेस रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, सीतापुर वालों मुझे बताओ,
जो रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में न जाए उसको सीतापुर वाले वोट देंगे क्या? जोर से बोलो, देंगे क्या? भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान यूपी वालों का कश्मीर से क्या लेन देन? अरे खड़गे साहब, अब 80 पार कर गए, इस देश को नहीं जान पाए। मेरा सीतापुर का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। तो आप ये सीधा प्रसारण उत्तर प्रदेश के सीतापुर से देख रहे थे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे थे और लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस की राजनीति महज लटकाने की और भटकाने की रही है, जबकि बीजेपी ने अपने तमाम वादे बहुत तेजी से पूरे किए हैं। तो आज के इस सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना को अब अनुमति दें। नमस्कार।